बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। 24 घंटों में पाकिस्तान में 46 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, जो हालिया दिनों में सबसे बड़ी तादाद है एक ही रोज़ में। मजमूई तौर पर 46,000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर हुए हैं। हलाकतों की तादाद 1,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ मई के जो 19-20 दिन बनते हैं, इनका डेटा अगर कलेक्ट करें तो पाकिस्तान में 28,000 से ज़ायद नए केसेस सिर्फ मई के पहले 20 दिनों में आए, जबकि मजमूई केसेस 46,000 हैं। दुनिया भर में तादाद 49 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है और हलाकतें 3,23,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। कतर और कुवैत का कल हमने जिक्र किया था, जहाँ पे मास्क पहनना लाजिम है, वगरना खिलाफ वर्जी पर सज़ा हो सकती है जेल की। तो आज स्पेन से भी कुछ ऐसी खबरें हैं जहाँ पर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। यही नहीं बल्कि 2 मीटर का फासला बरकरार रखना भी लाजिम करार दिया गया है स्पेन की इंतज़ामिया की जानिब से। तो ये तो रही सूरत हाल कोरोना की। पाकिस्तान में भी ये खबर आई थी कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि लोग बाहर निकले तो मास्क पहना हुआ हो, लेकिन वो नोटिफिकेशन तो वैसे नोटिफिकेशन तो मैंने राजा बाजार में उड़ता हुआ देखा है ना, फैसलाबाद के बाजारों में देखा है, लाहौर के बाजारों में देखा है, कराची की ज़ैनब मार्केट में देखा है। कानून बनाने की ज़रूरत है। और देखिए अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ रहा है और ICUs में भी लोग ज़्यादा तादाद में दाखिल हो रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल रही और इसको सुस्त ना किया गया, स्लो डाउन ना किया गया, तो फिर अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है, लोड ज़्यादा हो जाए, जो ब्राज़ील में सूरत है। बहरहाल जो डॉक्टर हैं जी, उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। इसी से एक मिलती हुई बात यह है कि मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे बस दोस्तों ने रब्ता किया कि उन्होंने कहा जो लेबर डिपार्टमेंट है, हाँ जी, पंजाब हुकूमत हाँ का, जी, वो ये उनको कह रहा है कि आप भी ईद की तातीलात में हस्पताल बंद रखेंगे। अच्छा, तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि हस्पताल कब बंद होते हैं सर? उन पे वो जो महकमा लेबर का है उसका कैसे तलाक हो सकता है। फिर मैंने जो हेल्थ कमीशन है पंजाब का, उसके चेयरमैन डॉक्टर शुएब, उनसे बात की तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है और लेबर डिपार्टमेंट को कोई इख्तियार नहीं है इस बात का। हो सकता है लेबर वालों ने कोई ईदी वगैरह लेनी हो अस्पतालों से। चले ये मैं चेक करता हूँ, मुझे मालूम, ये भी चेक कर लेते हैं सर। अजीब सूरत हाल है। हाँ। जिस शख्स का जहाँ जी चाहे मुंह उठा के चल पड़ता है और अपनी इसी करने लगता है। चले ये मैं कोरोना वाला मौजू और फिर इससे जुड़े दीगर जो अपडेट्स हैं उनको तफसील से आज डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ सियासत का भी जायज़ा ले लें। कल एक प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब कुछ फरमा रहे थे, ज़रा वो सुनिए और देखिए। ये बड़ा सीनियर सियासतदान है ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, अहम वज़ीर हैं। वज़ीर हवाबाजी को जब नैब की तरफ से ये खबर आई कि उनकी तहकीकात की जा रही है, उनके ऊपर जो एसेट्स की इल्ज़ाम की तस्दीक, अच्छा, तो उस पर उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी कौमी असम्बली। उन्होंने कहा हम भागने वाले नहीं हैं, हमारी तहकीक कर लो, तफ्तीश कर लो, हम अपोजिशन की तरह नहीं हैं। और अपोजिशन पे बड़े ताने तोड़े थे, लेकिन अब उनका रुख अपनी काबीना की तरफ है। तो अगर वो काबीना के रुकन हैं और काबीना में कोई शख्स जो है वहाँ तो नहीं शरीक हो सकता वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर या इजाज़त के बगैर। जो मुआवन खसूसी हैं वो भी वज़ीर आज़म ने मुकर्रर किए हैं, जो वज़रा हैं वो भी वज़ीर आज़म ने मुकर्रर किए हैं। नहीं, मेरा तो सवाल और है ना, तो चाहिए था खान साहब से कि सवाल वहाँ उठाते हैं। यही बात काबीना में जो बातें ये कर रहे हैं कैबिनेट में खान साहब के सामने, वज़ीर आज़म के सामने रखते हैं जनाब मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए एक बात देखें, जो वज़ीर आज़म है ना, उस जो मुआवन खसूसी है उसको तो मुकर्रर करने का इख्तियार है उसको, कि कोई किसी शख्स को अपना मुआवन खसूसी मुकर्रर कर दे। अब अगर एसेट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई डुअल नेशनलिटी है, तो इनको ये काबीना में ये सवाल उठाना चाहिए था। सही है। इन्होंने एक चैनल के सामने ये सवाल क्यों उठाया? और अब उन्होंने जब ये सवाल बल्कि सवालात उठाए हैं तो अब लाजिम है वज़ीर आज़म हाउस पर कि उसकी वजाहत करे। ये सबसे अहम बात, ठीक है ना। साथ साथ जो वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल कादरी साहब, उनके खिलाफ भी ना, ये जो हमारे वज़ीर हवाबाजी हैं इनकी तो परफॉर्मेंस का मामला ये हुआ कि काबीना ने फैसला किया है कि जो एयरपोर्ट्स है ना, हाँ जी, उनको आउटसोर्स कर दिया जाए। गोया उनको मुख्तलिफ कंपनीज जो है उनको दे दिया जाए ठेके, वो उसको रन करें, खा वो बैनुल अक़वामी हो या कौमी हो,
कौन सी कंपनीज होंगी ये तो बाद में पता चलेगा। गोया जो हालत देगरगू है हमारे हवाई अड्डों की, आप वो तो देखिए, बैनुल अक़वामी मायार तो क्या एक अच्छे कौमी मायार के पर भी पूरा नहीं उतरते। और जब लोग बाहर से आप आते हैं, सही है, तो सयाह आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, उस बड़ा भयानक मंजर पेश होता है। सही। तो हवाई अड्डे हमारे जो हैं वो भी बसों के अड्डे बने हुए हैं। तो अब वजीर हवाबाजी से पता नहीं काबीना ने पूछा कि नहीं पूछा, तो ये भी पूछना चाहिए था। तो बहरहाल ये वजीर साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं, हाँ जी, नुक्तों में अपनी जगह वजन है। अब उस पे शहबाज साहब जो हैं, गिल साहब, वो इसकी वजाहत कर दें, क्या पता वही इनके निशान, या वजीर आजम हाउस जो है वो उसकी वजाहत करें। करनी तो चाहिए, वजाहत तो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, वैसे वजाहत तो करनी चाहिए। बहरहाल ये तो चलता रहेगा, इसकी आप भी नजर रखेंगे। नूरुल हक कादरी जो है बेचारे माशाल्लाह बड़े मशाइख में शुमार होता है उनका, वो कहते हैं वजारत की शेख हैं, गद्दी नशीन है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं वजारत की इमारत आपने एक बिजनेस पार्टनर को देने का उन पे इल्ज़ाम है कि टेंडर में बाकी लोगों को नाअहल किया गया ताकि उनको ये टेंडर दिया जा सके। ये इल्ज़ाम है उन पे जिसकी तहकीकात चलिए वो तो फिर उसका जवाब देंगे। ठीक। अच्छा सर, वो उनको आप ले लेते तो हम उनसे पूछ लेते। नहीं, अब दस्तयाब नहीं हो सके, रब्ता हमने किया था दोनों से। अच्छा सर, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही थी। बड़ी धुआंधार किस्म के उसमें रिमार्क्स भी आए, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे गए, तमाम सूबों की नुमाइंदगी हुई, NDMA के चेयरमैन तक वहाँ पेश हुए। तो बड़े अहम रिमार्क्स और उन पर मबनी तफसीली स्टोरियाँ हमने पढ़ी और सुप्रीम कोर्ट का नुक्ता नज़र भी जाना। अब हुक्मनामा भी तहरीरी आ गया है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, समातों का अहवाल भी जानते हैं, देखते हैं और लिखते हैं, और साथ फिर फ़ैसले पढ़ कर भी तबसरे करते हैं। फ़ैसला मेरे सामने पड़ा हुआ है सर। 2-3 अहम बातें। एक तो सैनिटरी वर्कर्स के हवाले से तशवीश का इजहार किया, कहा गया कि उनके मामलात फ़ौरी तौर पर डील करें। नहीं, उनको देखिए, मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आते हैं। हैदराबाद से एक बूटा साहब हैं, इनके लीडर, वो बार बार मैसेज करते हैं कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, इनको देखिए, ये भी तो एक फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं ना। ये भी तो एक बेचारे, देखिए, ये पुलिस के लोग हैं, मीडिया के हैं, ये सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो लोग इनकी एक्सपोजर जिनका बहुत ज़्यादा है, इनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, इनके लिए खसूसी अलाउंस भी होने चाहिए, और हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं, इसका जिक्र भी किया गया साथ और पुलिस जो है, हाँ जी, पुलिस के लोग जो हैं बेचारे जितने पहरे देते हैं, जितनी ड्यूटी देते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह लोगों से उनका कांटेक्ट होता है, वो भी बड़े एक खसूसी तवज्जो के। बिल्कुल, मैं फिलहाल फैसले की बात कर रहा था कि इसमें ये फिर कहा गया कि इदराक है हमें कि कोरोना पाकिस्तान में फैल चुका है और तादाद में इजाफा हो रहा है, ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, अवाम को अलबत्ता सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ये भी कहा गया कि जब ये वायरस आया तो नया था, तो हुकूमत के जो इंतज़ामात थे वो नाकाफ़ी थे। बाद में हुकूमत ने कुछ फौरी इक़दाम ज़रूर उठाए। NDMA की बहुत तारीफ़ की गई और सरबरा NDMA के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन इसमें वफाक के जो इख्तियारात हैं और सिंध के हवाले से जो मामला चल रहा है, उस पर भी एक अहम पैराग्राफ शामिल है। सिद्दीकी साहब, आपने वो पैराग्राफ और फैसला उसका मुतालिया किया है, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस अहम नुक्ते के बारे में? बाकी फैसले पे बाद में बात करते हैं। क्या आपको समझ आई? नहीं, देखें, इसमें समझ आई इससे मुराद, अब ये देख लें कि जब से कोरोना वायरस चल रहा है, खुद नोटिस केस जो है वो चलना शुरू हुआ है, हमने देखा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिंध गवर्नमेंट के इक़दामात के हवाले से और सिंध हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से काफी सख्त जो है वो अदालत का रवैया भी रहा है और रिमार्क्स भी रहे हैं। सही है। जो एडवोकेट जनरल सिंह ने उनको इस हवाले से कहा, आपको याद होगा कि पहली जब समाअत हुई थी तो फिर पहले 8 अरब रुपए की बात हुई और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, उस रकम की तफसीलात और फिर ये सारी चीजें। फिर उसके बाद से अगर हम देखें तो वफाकी और सूबाई हुकूमत जो सिंध है और वफाकी हुकूमत है, इसके दरमियान इख्तियारात के हवाले से एक तसल जो है वो चल रही है। अगर आपको याद हो कि इससे पहले भी जब सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, तो उस पर बैरिस्टर फरोग नसीम की तरफ से एक फार्मूला आया था और वो था 149 के तहत कि फेडरेशन किस सूरत हाल के अंदर सूबे को डायरेक्शन जो है वो दे सकती है, उसका उन्होंने हवाला लिया। सही है। अब ये 8वीं 18वीं तरमीम के तनाजुर में होने वाली बहस, फिर उसके बाद अब ये देखिए कोरोना वायरस के हवाले से जो सिंध हुकूमत और वफाक के इक़दामात के हवाले से, लॉकडाउन करना है, कब करना है, कितना करना है, शॉपिंग मॉल्स, अब ये जो गुज़िश्ता समाअत थी उसके ऊपर भी
शॉपिंग मॉल्स के हवाले से जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का फैसला था, सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हमने उस फैसले की पासदारी कर रहे हैं, तो उस पर भी खासी सरजनिश अदालत ने की और फिर सिंध हुकूमत को ये डायरेक्शन दी गई कि आप नेशनल हेल्थ सर्विसेज रिसर्च काउंसिल जो है उसको आप अप्लाई करें, और फिर उसको कहा गया कि आप इसकी इजाजत दें शॉपिंग मॉल्स को खोलने के हवाले से। अब ये भी जो है ना ये स्पेसिफिक था उधर ही, क्योंकि पंजाब और जो केपी है और उन्होंने तो कह दिया था, और इस्लामाबाद ने कि हम तो शॉपिंग मॉल्स जो है वो खोल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये फैसला है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आर्टिकल 4, 18 और 25 जो है उससे मुतसादिम है। ठीक। अब जो है ये देखते हैं हम कि जब ये हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसका जब रिप्लाई आया तो परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौकफ ये था कि, और फिर उन्होंने इस पर अपनी डिससैटिस्फैक्शन का भी इजहार किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ऑल्दो कि ये पेंडेमिक है लेकिन इसका कोरोना वायरस का असर जो है वो उस तरह से पाकिस्तान मुतासर नहीं है। अब जो कुछ हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि इस हवाले से हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत खासी तिलमिलाई, और इस मौक़िफ़ का इजहार कल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी किया कि आप ये जो आपने लिखा है आप इसको रिव्यू कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये वायरस जो है वो पेंडेमिक की सूरत हाल है। लेकिन जो बैकग्राउंड नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि दरअसल वफाकी हुकूमत जो इमदाद IMF के साथ इमदादी पैकेजेस और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो के हवाले से जो मुज़ाकरात नेगोशिएट कर रही है, उस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो उसको मुतासिर कर सकता था। तो अब ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो इकट्ठी हो गई, और इस कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस के अंदर ये तीसरा स्टेप था जहां पे सिंध हुकूमत के हवाले से अदालत ने अब ये करार दिया है कि 149 के तहत फेडरेशन एग्जीक्यूटिव जो सूबाई सूबे हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं उनकी डायरेक्शन के ऊपर करेगा, यानी कि वफाक का मौक़िफ़ हतमी होगा और उससे सुबह हट नहीं सकेगा। तो ये इस तनाजुर के अंदर पैराग्राफ जो है बहुत ही एक अहम पैराग्राफ है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम और उस हवाले से नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड के हवाले से भी वो भी मामला अदालतों में जाने वाला है या पहुंच चुका है, वो भी चैलेंज हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये इस पर्सपेक्टिव के अंदर 149 की ये इंटरप्रिटेशन जो है ये आप समझते हैं कि ये 149 की तशरीह कर दी गई है किसी हद तक? मेरा ख्याल है कि किसी हद तक तशरीह कर दी गई, क्योंकि आर्टिकल 149 जो शामी साहब की इस पे सदीकी साहब जो यहाँ बात कही गई है वो तो कोरोना वायरस के हवाले से है कि इस हवाले से जो डायरेक्शन देगी फेडरल गवर्नमेंट उसकी पासदारी की जाए, तो इसको हम ज्यादा फैला सकते हैं। वो हर मामले में तो ये बात नहीं कही गई ना। देखें ये यहाँ पे तो इस वक्त तो आपको ये लग रहा है, लेकिन एक प्रिंसिपल ले डाउन तो कर दिया ना कि आप ये देखें कि उसमें ये अदालत कह रही है कि अगर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के जो इक्वालिटी या पीस या मुआशी सूरत को किसी भी सूरत के अंदर अगर कहीं कोई धचका लग रहा होगा तो उसमें फेडरेशन का मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम किया जाएगा, या फेडरेशन की अथॉरिटी जो है सूबे को एग्जीक्यूट करना लाजमी होगा। तो ठीक है, जो भी अब ये किस जगह जाके इसको एज ए प्रिंसिपल लेके और किस तरह से किया जा सकता है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो है वो तो एक बड़ी वाइड टर्म है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये शाम साहब, ये जो सिद्दीकी साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं ना, अगर हम इसकी इबारत भी पढ़ें, आपने जो कहा कि पैराग्राफ के आखिर में तो उस मैनेज का सिर्फ जिक्र किया गया, लेकिन पैराग्राफ के बीच में जो कहा गया है उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि फेडरेशन की जो अथॉरिटी है वो एक्सटेंड होगी सूबों को हिदायत देने के हवाले से फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग एनी ग्रेव मैनेस टू द पीस और ट्रैंक्विलिटी और इकनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। हाँ ठीक है, यानी एनी का लफ्ज़ उसमें आ चुका दुरुस्त है, लेकिन जो कयूम सिद्दीकी साहब वजाहत कर रहे हैं वो भी बड़ी एक बहुत इसको खोल रहे हैं। ठीक, मेरा ख्याल उतनी खुली हुई बात नहीं है। ठीक है, चले सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, नुक्ता आपका आ गया, और शामी साहब ने उसकी वजाहत भी कर दी कि अभी उतनी पहला नहीं है कैनवस। देखिए जो ऑटोनॉमी है सूबाई हुकूमत की, ब्रेक भी आ गया सर, उसको तो आप वायलेट नहीं कर सकते ना। और बाकी जो डायरेक्शन है वफाकी हुकूमत की, जाहिर है उसका कुछ ना कुछ
तहक्कुम तो बाकी रहना चाहिए। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इसके हवाले से तो बहैसियत मजमूई जी ये बड़ी तारीफ हो रही है सिंध हुकूमत की कि उसने बड़े बर वक्त इकदाम किए। और ये जो लॉकडाउन है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है, ये लोगों की नकलो हरकत को महदूद करना जो है, या यही तो एक तरीका है इसको जो वायरस का हमला है उसको पसपा करने का या उसको महदूद करने का। अगले हिस्से पे ले चलते हैं इस मौजू को भी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, कोरोना का हमने जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ में, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक डीजी हेल्थ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर फयाज रांझा साहब ने। मियां अस्पताल के CEO भी रह चुके हैं। शोबा सेहत के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ का एक ज़माना मोतरफ़ है। 2-4 अहम मौज़ूआत जो उनके सामने रखने हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान में वबा की सूरत में जो मौजूद कानून है वो कितना पुराना है और क्या कहता है, उस पर अमल दरामद किया जाए तो क्या नताइज आ सकते हैं, और दूसरा ट्रेसिंग कैसे की जाए मुश्तबा अफराद की। तो शामी साहब, डॉक्टर रांझा साहब टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर रांझा साहब जो हैं DG रहे हैं हेल्थ के जी पाकिस्तान, फिर वफाकी मोतसिब जो है उसके ये एडवाइज़र भी रहे हैं हेल्थ में। रांझा साहब बिस्मिल्लाह, आप ज़रा फरमाइए कि जो इस वक्त जो इक़दामात हो रहे हैं वो क्या कानूनी तकाज़ों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं या उनके अलरगम हो रहे हैं, या जो कानून इस वक्त मौजूद है वबाई अमराज को डील करने के लिए उसकी खिलाफ वर्जी में हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो पूरी कौम के लिए खुशखबरी ये है कि जिस अंदाज से इस कोरोना को लिया गया और इसका खौफ तारी हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अमवात हो जाएंगी और ये बहुत ख़तरनाक और एक से दूसरे इंसान को इतने तेज़ी से लगने वाला है जरासीम, वो बात अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की हद तक दुरुस्त साबित नहीं हुई। आज की डेट तक 45,898 केसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने जारी किए हैं, और वो 22 करोड़ की आबादी में ये तकरीबन 0.03% बनता है। तो टेस्ट ही कितने हुए हैं रांझा साहब, अगर आपकी इस बात को दुरुस्त मान लीजिए? टेस्ट भी तो तकरीबन 3-4 लाख ही अभी हुए ना 22 करोड़ में। एक मिनट अगली बात बताने लगा हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। अब इसमें यह था कि जो पहले कानून जिसका सहारा लिया गया जिस वक्त में आया, उस वक्त में तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो दफा 144 लगती है हमारे CRCP के एक्ट के तहत, तो तमाम के तमाम कोरोना के काम उसी एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा हेल्थ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में या जो होम डिपार्टमेंट सूबों में होता है, उन्होंने इसका सहारा लिया। फिर जो असल कानून थे जिनके तहत काम होना चाहिए था वो पब्लिक हेल्थ एक्ट 1875 था, एमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1944 था, सिंध वालों के पास इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2014 था और 2017 भी था। तो पंजाब में जो 27 मार्च 2020 को एक एक्ट नाफिज हुआ, पंजाब इन्फेक्शियस डिजीजेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020। अब असूली तौर पर सारा काम शिफ्ट होके उस कानून के तहत जिसमें सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ को ये ऐलान डिक्लेरेशन करना था सेक्शन 3 के तहत, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है। एक्ट जो ऑर्डिनेंस आया है वो अवामी मफाद के इंतहाई करीब है। उन्होंने लिखा है कि होल और एनी पार्ट ऑफ द पंजाब में अगर बीमारी को इस खौफनाक शिद्दत इख्तियार कर जाए कि अमूमी पब्लिक हेल्थ को उसके खतरात आने शुरू हों तो फिर वो डिक्लेरेशन करेंगे। तो अब इस वक्त में सूरत हाल ये है कि जो भी करना था माशाल्लाह कैप्टन उस्मान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें एप्रिसिएशन भी मिली। नहीं, अब क्या करने की जरूरत है? अब जरूरत ये है कि ये जो एक्ट है उसको लागू किया जाए और उसमें जो जिन इलाकों में जितना डिजीज का पैटर्न है, डिजीज कर्व है, उसको देखने के साथ, मसलन बावल नगर में 1, 2, 3, 4 केस हैं, लोधरा ओकाड़ा इस साइड पे केसेस हैं ही नहीं, तो वहां पर वही कानून लागू करना जो लाहौर में कर रहे हैं। उससे एक फिजा जो है उसमें यानी एक आप यूं कहेंगे लोगों की बगावत की फिजा बन जाएगी कि मरीज तो है नहीं, यहाँ कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3, 1 और 2 है, उसको फौरी तौर पर 3 उसको फौरी तौर पर जो वजीर आला पंजाब हैं वो उसको लागू करें। और लागू करने से पहले 2 चीजें जरूरी हैं उसके अंदर। एक होता है डिजीज कर्व कि भी बीमारी कोई कहाँ पे कितनी फैल रही है, और दूसरा उसे कहते हैं हमारी जुबान में और नॉट, यानी कि एक आदमी कितने लोगों को आगे इन्फेक्ट कर सकता है। तो खुशकिस्मती से दुनिया भर में सबसे कम पंजाब में जो आर नॉट है
इन्फेक्टिविटी का रेट जो अभी तक की फिगर से निकला है वो 1.13 है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैं ये कहूंगा कि मेहरबानी करके अब इस वक्त में अब वो आपाधापी वाली और वो फिजा जो थी कैफियत खौफ की, वो तो अब है नहीं। तो अब हुकूमत पंजाब को भी, हुकूमत पाकिस्तान को डॉक्टर साहब, ये क्या थोड़ा कता कलामी की माजरत, खौफ की फिजा तो असल में तारी अब हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट लिख रही है फैसले में कि खतरे की घंटियां बज रही हैं, और जब सिर्फ पूरे मुल्क में 22 करोड़ में से सिर्फ 4,14,000 टेस्ट हुए हैं। टेस्ट ही आपके 4,14,000 जिसकी बुनियाद पे ये डाटा है। अमेरिका और दीगर मुल्क जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर तो मिलियंस ऑफ मिलियंस टेस्ट हो रहे हैं रोजाना, 2-2, 3-3 लाख कम से कम टेस्ट हो रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यह कि खौफ तो अब पैदा होना चाहिए जबकि तमाम कारोबारी सरगर्मियां और जिंदगी के मामूलात मामूल पर आ चुके। आप राजा बाजार, रावलपिंडी या फैसलाबाद या इछरा, शालम मार्केट, किसी भी बड़ी मार्केट की सूरत हाल देखें तो उसमें तो खतरा ज्यादा बढ़ गया है कि ये वायरस फैल सकता है। यही बात जो आप कह रहे हैं ये आपकी बात की तरदीद कर रही है कि अगर ऐसे खतरा होता, ये वायरस इतना तेजी से फैलता, तो फिर यकीनी तौर पर ये पिछले जो 10 दिन गुजरे हैं ये उसका भी ले लें, उसका सबूत भी ले लेना सर, उसका सबूत भी ले लेना सर। एक्सक्यूज मी सर, बात आपने की ना, सबूत ले लें। सबूत ये है कि आप जो मैंने गुजारिशात आपकी खदमत पेश की, जो साइंटिफिकली जो वेबसाइट पर लिखी हुई चीज़ें हैं आपके पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, उनके मुताबिक मई के 20 दिनों में जब पहले लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की गई और फिर अब 3-4 दिन से मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया, जब नरमी की गई जुज़वी तौर पर, तो उस नरमी का नतीजा यह है कि सिर्फ मई में 19 से 20 रोज़ में 28,000 नए केसेस आए हैं। 28,000, उससे पहले और मुकम्मल मजमूई केसेस 46,000 हैं। 46, यानी हाफ से ज्यादा केसेस तो तब आए जब नरमी की गई 18 दिनों में। आप मेरी बात सुनिए जरा, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो जिस भी किसी मर्ज को इलाज करना है उसके माहिरीन होते हैं। जैसे ही अब ये वबाई मर्ज है, इसके माहिरीन को एपिडेमियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये मर्ज उस स्टेज से गुजर कर अब ये आ गई है एंडेमिक स्टेज में, और एंडेमिक ये होती है कि जिसके साथ कौमों को रहना पड़ता है, जैसे एड्स की बीमारी है, डेंगू है, पोलियो है। अब मैं ये कहता हूं कि अब हमारी अप्रोच एग्रेसिव की बजाय प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, और पैसिव केस डिटेक्शन था पहले कि जो मरीज आते थे उनको हम देख, अब हमें एक्टिवली केस डिटेक्शन करना होगा कि जो हिडन केसेस हैं या जो मिस्ड केसेस हैं कम्युनिटी के अंदर, उनको निकालने के लिए पंजाब में, सिंध में, केपीके में, सारे सूबों में माशाल्लाह इफेक्टिव टीमें हमारे पास मौजूद हैं। एक्टिव केस डिटेक्शन की स्ट्रेटेजी अब इस वक्त में पाकिस्तान की जरूरत है। ये कास्ट इफेक्टिव भी होगी, और इसमें होगा क्या नहीं, वो क्या करना चाहिए, क्या मैकेनिज्म इस वक्त हम इख्तियार कर सकते हैं? असल बात तो इसमें जी वो ये कर सकते हैं कि हमारे पंजाब में भी और पूरे मुल्क के अंदर लेडी हेल्थ वर्कर्स हर 100 घरानों के लिए एक है। इसी तरह एक यूनियन काउंसिल में 2 भी हैं और एक भी है वैक्सीनेटर। उनके पास सारा डाटा भी मौजूद है। इन टीमों को हम इस्तेमाल करके हर 100 घरानों के अंदर ये एक्टिव केस डिटेक्शन की जाए कि वो जाकर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी ले लेंगी, और वो इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी ले लेंगे, और जो गन है हमारे पास, जो यानी टेम्परेचर गन है, वो भी होगी। और वो किन केसेस की हिस्ट्री लेने के बाद पैसिव जो छुपे हुए लोग हैं, जो भाग गए हैं, एक्टिव केस डिटेक्शन। ये कितने दिन में ये काम मुकम्मल हो सकता है? ये मुकम्मल काम 72 घंटे में पूरे मुल्क में हो सकता है। हमारे पास टीमें इतनी मौजूद हैं कि हमें मजीद इस पर कोई खर्चा नहीं होगा। और लकीली ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इस वक्त में महकमा सेहत की पुष्ट के ऊपर फौजी और जो रेंजर्स भी मौजूद हैं। एक एक आदमी उनका साथ होगा, यानी उनकी सपोर्ट के लिए। तो एक एम्बुलेंस में पीछे एक टीम हो, ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इससे 3 दिनों में पूरे केस डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी राय थी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर बहरहाल ये जो सर्वे वाली बात थी ये तो काफ़ी काबिल गौर है, लेकिन जो पहले गुफ्तगू हुई थी वो तो बिल्कुल जो है ना डॉक्टर साहब की ज़ाती राय मालूम होती है। मुझे नहीं मालूम वो किस साइंटिफिक पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि आज स्वीडन के जो मैप्स हैं, स्वीडन की जो सूरत हाल है उसको भी लोग सोशल मीडिया पर कंपेयर कर रहे थे यूके की सिचुएशन से और पाकिस्तान की सिचुएशन से। तो स्वीडन में 99% लिटरेसी रेट है। स्वीडन में लोग वैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वहाँ पे जो इक़दाम उठाए गए हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो और हमारा लाइफ स्टाइल, यहाँ गुंजान आबाद शहर हैं, 1.5-2 करोड़ आबादियों के,
فرق ہے سر, ایسے نہیں آپ کمپیئر کر سکتے چیزوں کو جیسے کیا جا رہا ہے. جو WHO کے سائنسدان ہیں, جو ان کی پینڈیمک کے حوالے سے ریکمنڈیشنز ہیں, وہ منظر عام پر دنیا بھر میں اردو پنجابی ہر زبان میں اویلیبل ہیں, تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرہ اب کم ہو رہا ہے؟ بہرحال وہ سر MPA تحریک انصاف کی شاہین رضا, وہ کورونا سے چل بسی ہیں. وہ ان کا انتقال ہو گیا, 70 سال کی ان کی عمر تھی, اور لاہور میں ہسپتال میں جی گجرانوالہ سے مخصوص نشست پر آئی تھیں. اور ہمارے بھی دیکھیں جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. جی اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی, وہ میتو صاحب کی رپورٹ ہے. ذوالفقار میتو صاحب, انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ 150 زائد صحافی متاثر میں 3 جاں بحق بھی 3 جاں بحق ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے بھی کچھ اسپیشل پیکج جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے حکومت پنجاب کو بھی اور حکومت سندھ کو بھی, اور جو KPK کے اندر ہیں KPK کی حکومت کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آج کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین پروگرام کا. کل آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر مزید بات ہوگی ان موضوعات پر. کل تک لیے اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.